बैक टू जस्टिंग दिस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? फिर 64 हमारा प्रैक्टिस सेट है। आज जो मैं करा रही हूँ आपको DTSP, TGT, PGT, यूपी एंड अदर स्टेट TGT PGT एग्जाम्स के लिए, या फिर EMRS वगैरह ऐसे एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो काफ़ी। और ये सीरीज़ बहुत ही बढ़िया हमारी चल रही है। काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर वीडियो के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है पुराने क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत टाइम से मैं डाल रही हूँ लिटरेचर के, अलग अलग राइटर के मैंने डाले हैं, बट इन वीडियोज़ में आपको काफ़ी अलग भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना सबसे पहले चैनल को अगर नहीं किया अब तक आपने, और ताकि मेरी सारी वीडियो जो है आपके पास जाती रहें टाइमली। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक शेयर किए बिना वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेंगे क्या खास है आज की क्लास में हमारे पास में। लास्ट में एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर जरूर कीजिएगा गाइज, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी अपग्रेड हो पाए। और आप एक क्वेश्चन को सर्च करते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, एक क्वेश्चन को आप सर्च करते हो तो आपको 2-3 चीज़ें पता चल जाती हैं उसी में, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये रहा। द लेट 19th century artistic and literary movement centered in Western Europe that followed an aesthetic ideology of excess and artificiality। बताइएगा। 19th सेंचुरी में एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट आया था। सेंटर जिसका जो केंद्र था वो क्या था, वेस्टर्न यूरोप था। और ये किसको फॉलो किया था इसने, जो एस्थेटिक आइडियोलॉजी थी और एक्सेस, बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियलिटी हमारी सोसाइटी में आ गई थी, तो उसको लेकर के ये मूवमेंट था। तो क्या ये द डेकाडेंट मूवमेंट था, ब्लैक आर्ट मूवमेंट था, निहिलिज्म था, या फिर डेडाइज्म था? देखिए इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका द डेकाडेंट मूवमेंट, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु कॉइन द टर्म अफेक्टिव फैलेसी? ये टर्म किसने कॉइन किया था? W.K. विमसेट, मोनरो, बैड्सले, ऑस्कर विल्ड, या फिर वॉल्टर पेटर? तो यहाँ बात करेंगे बी ऑप्शन की, अफेक्टिव फैलेसी की अगर हम बात करेंगे गाइज, तो यह हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि मुनरो, बर्ड्सले, ठीक है। चलिए, द एरर ऑफ इवेलुएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स। एक एरर होता है इवेलुएट करने का पोएम को इसके इफेक्ट से, है ना, कि रीडर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट, इसके जो इमोशनल इफेक्ट जो पड़ते हैं, और अपॉन द रीडर इसका, ठीक है, जो इमोशनल इफेक्ट इसका रीडर के ऊपर पड़ता है, तो उसको लेकर के एरर ऑफ इवेलुएटिंग होता है एक पोएम में। तो ये क्या है गाइस, तो ये अफेक्टिव फैलेसी होता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जो क्या रहती है, हर किसी के अंदर इमोशनल अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति ज़्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई किसी तरीके से किसी चीज़ को सोचता है, कोई ज़्यादा डीपली, कोई हल्के से। तो कई चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। हम अगर किसी टेक्स्ट को, किसी पोएम को पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने में हमें जो है, हम अपने तरीके से इफेक्ट होते हैं ना। कुछ लोगों पर किसी चीज़ का ज़्यादा असर पड़ जाता है, किसी पे कम। तो ये वही है। तो जो रीडर है उसके ऊपर इसकी जो इमोशनल जो इफेक्ट्स रहते हैं, ये एक एरर होता है अफेक्टिव फैलेसी पोएम के अंदर, ठीक है। विच प्रोज राइटर ऑफ रोमांटिक एज यूज्ड पोइटिक स्टाइल इन प्रोज? रोमांटिक एज के कौन से राइटर ने यूज़ किया था पोइटिक स्टाइल इन प्रोज, ठीक है। विच राइटर? तो एडिसन, गोल्ड स्मिथ, बैकन, प्रोज के अंदर पोइटिक स्टाइल सबसे पहले किसने यूज़ किया था? कौन सा ऐसा प्रोज राइटर है? तो ये इसका आंसर आपका बनेगा चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब की बात करेंगे। चार्ल्स लैम्ब ने जो है यहाँ पर जो प्रोज के अंदर जो है पोएटिक स्टाइल को यूज़ किया था, ठीक है। इनमें डैश इज सिमिलर टू एनाफोरा, ये एनाफोरा के जैसा होता है। एनाफोरा आपको पता है रिपीटेड, इफ कोई फ्रेज या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं हर लाइन में बार बार पोएम की। तो लेकिन ये इसमें क्या होता है कि द रिपीटेड वर्ड या फ्रेज जो है अपीयर्स एट द एंड ऑफ जो सक्सेसिव स्टेटमेंट होती है उसके एंड में रिपीट होती है। एनाफोरा में तो स्टार्टिंग में रिपीट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंड में रिपीटेड होती है। तो जो स्टार्टिंग वाली होती है लाइन में उसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, उसको एनाफोरा कहते हैं, और जो लास्ट में होती है उसको एपिस्ट्रोफी कहते हैं। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एपोस्ट्रोफी आपको पता है, एपोस्ट्रोफी हमारे पास में एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जो डेड पर्सन या फिर किसी अनलिविंग थिंग्स को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं ना। और कैटास्ट्रोफी की आप बात करेंगे तो कैटास्ट्रोफी जो ट्रेजेडी होती है उसके एंड को कहते हैं हम लोग, है ना। इन टेरजा रिमा में द फर्स्ट लाइन, ठीक है, इन टेरजा रिमा द फर्स्ट लाइन ऑफ अ टर्सेट राइम्स विथ थर्ड। जो पहली लाइन होती है वो थर्ड के साथ राइम करती है, एंड द सेकेंड लाइन ऑफ
की सेकेंड लाइन होती है विद द लाइन ऑफ द फॉलोइंग टर्सेट, ठीक है, आने वाले टर्सेट, जो नेक्स्ट टर्सेट है ना, जो पहला टर्सेट है उसकी पहली लाइन तो थर्ड को राइम करती है, लेकिन जो सेकेंड लाइन होती है वो जो नेक्स्ट टर्सेट होगा, नेक्स्ट जो 3 लाइन का होगा उसकी कौन सी लाइन को करती है, तो फर्स्ट और थर्ड को गाइस, ठीक है, जो आने वाला टर्सेट है नेक्स्ट वाला उससे उसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन को ये राइम करती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द राइमिंग स्कीम ऑफ एनी 2 टर्सेट्स वुड बी, किसी भी 2 टर्सेट की राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है। देखिए अभी हमने बात करी है, जो पहली लाइन है वो किसको करेगी, वो जो है थर्ड को करती है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसा हमें किस में नज़र आ रहा है, ऐसा हमें केवल ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है ना। देखिए ए बी ए ने अपने ही टर्सेट की थर्ड लाइन को किया, और फिर क्या कहा गया था कि जो सेकंड लाइन है वो किसको करती है, वो फर्स्ट या थर्ड को करती है। तो देखिए यहाँ पे ए किसको कर रही है, ए जो है यहाँ पे इसको भी कर रही है और इसको भी कर रही है, फर्स्ट और थर्ड को कर रही है। तो ऐसे अगर हमें ये चीज़ें याद रहती हैं तो हम आसानी से राइम स्कीम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हु रोट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर, किंग लियर की जैसी ट्रेजेडी किसी ने और ने नहीं लिखी है, ये बात किसने कही है, जीबी शो, ठीक है, ये जीबी शो हो जाएगा, मैं भूल जाती हूँ एयरप्लेन पे कर देते फोन ना आए आपका, है ना। लियर्स बेटर ट्रेजेडी किसी ने नहीं, जीब शॉ ने कहा है, शेक्सपियर ने, जॉन वेबस्टर ने, या फिर मार्लो ने। किसकी थी किंग लियर, शेक्सपियर की थी, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन ये बात किसने कही है हमें बताना है यहाँ पर। ये तो ये बात जो है गाइज कहा गया है किसके द्वारा, जीबी शॉ के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ किंग लियर, जो किंग लियर की स्टोरी है शेक्सपियरन ट्रेजेडी है ये, तो किंग लियर इज डेराइव्ड फ्रॉम द लीजेंड ऑफ, कहाँ से लिया गया है इसको, लियर ऑफ ब्रिटेन अ माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग, या फिर किंग लियर एन इटालियन प्ले, या फिर किंग लियर फ्रेंच प्ले, या फिर डॉक्टर फोस्टर्स अ प्ले ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। तो ये हमारा ए ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि लियर ऑफ ब्रिटेन अ माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग से डेराइव किया गया है इसकी स्टोरी को। वाई इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, यस नेक्स्ट है हमारे पास, वाई इज एडमंड जेलस ऑफ एडगर, जो एडमंड था वो एडगर से क्यों जेलस था, ठीक है, इसका आंसर यहाँ देना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, काफ़ी अगर स्टोरी आपने नहीं पढ़ी है तो किंग लियर मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, आप एक बार सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एडगर विल इनहेरिट, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये इनहेरिट है, ये सगा बेटा है इसका, पता नहीं मुझे तो मिले ना मिले लेकिन इसको तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वो लेजिटिमेट था, जो एडमंड था वो इलेजिमेट सन था उसका, है ना। तो एडगर से वो इसलिए जेलस रहता था, बिकॉज सी ऑप्शन है यहाँ पर कि वो इनहेरिट देयर फादर्स एस्टेट, ठीक है। हाउ डज एडमंड मेक ग्लॉस्टर वॉन्ट टू रीड द फोर्स्ड लेटर, जो फोर्स्ड लेटर इसने डाला था एडमंड ने, तो उसको पढ़ने के लिए कैसे इसने जो है इसको रेडी किया अपने फादर ग्लॉस्टर को। तो देखिए बाई क्लेमिंग दैट, यहाँ सीधा आंसर पे जाते हैं, बाई ऑब्वियसली हाइडिंग इट, है ना, इसको छुपा करके, ऐसा दिखा रहा था कुछ कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, तो उसको छुपा करके जो है उसने उसको फिर रेडी किया उसको लेटर को पढ़वाने के लिए। वट डज गोनरिल, गोनरिल जो कि कौन सी थी गाइज, रीगन गोनरिल कोडेलिया ना, ऐसे थे ना, तो रीगन बड़ी बेटी थी, सेकंड थी गोनरिल। तो गोनरिल जो थी वो अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको क्या ऑर्डर देती है, आपको पता है कि जो ये चापलूसी जो कोडेलिया वो करती नहीं है, वो ट्रू लव करती है, तो ये सच बोल देती है। तो इसके फादर जब ये पूछता है कि भाई तुम कितना प्यार करती हो मुझसे, तो ये कहती है कि जितना एक जो पिता है अपनी मतलब पिता से करती है एक बेटी, उतना ही करती हूँ, ना कम ना ज़्यादा, तो ऐसा आंसर ही देती है। तो इसके बाद जो है ये रीगन और गोनरिल के बीच में अपनी संपत्ति को जो है बांट देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, इसको वहाँ से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये इसको कुछ नहीं देते, मतलब कोर्डेलिया जो छोटी बेटी रहती है इसकी, लेकिन वो प्यार करती है अपने फादर को बहुत ज़्यादा, और ये दोनों दुष्ट होती हैं, जो रीगन और गोनरिल है इनको बहुत दुष्ट यहाँ पे दिखाया गया है इसमें इस प्ले के अंदर। तो ये क्या फिर ये सोचता है कि भाई अब मैं अपना छोड़ दिया मैंने सब कुछ राजपाट, और अब मैं जो है अपनी बेटियों के पास आराम से रहूँगा। तो ये एक एक करके जाता है, ठीक है, गोनरिल के पास जाता है। तो वहाँ पर जो गोनरिल के पास ये जाता है इनका फादर, तो ये क्या कहती है अपनी सर्वेंट को, तो देखिए ये इनको कहती है कि भाई बिल्कुल भी क्या मत करो, है ना, एक्ट रूडली, भद्दे तरीके से व्यवहार करने को कहती है अपने सर्वेंट को, अपने फादर के किंग लियर के साथ, ठीक है।
हु शोज अप एट गोंडल्स कासल डिस्गाइज्ड एज अ पीजेंट। एक पीजेंट के डिस्गाइज होकर के, रूप बदल करके कौन आता है गोंडल के महल में। तो देखिए ये कैंट होता है, ये एक सर्वेंट होता है किंग लियर का। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा, यार मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहुत ज़्यादा भाई क्या कहते हैं उसको, कभी कभार ना कोई माइंड में आता ही नहीं कोई वर्ड सच में। तो बहुत ज़्यादा जो केयर करते हैं सर्वेंट अपने मालिक की, तो इस टाइप का ये रहता है कैंट। तो ये वहाँ भेष बदल के आता है ताकि वो अपने राजा के जो है साथ रह सके और उसकी थोड़ी देख रेख कर सके कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ये कैंट होता है, ठीक है। ये कौन होता है, कैंट होता है, बी ऑप्शन। हु प्रोटेस्ट्स अबाउट हाउ गोंडल ट्रीट्स लियर। कौन इस बात का विरोध करता है कि किस तरीके से गोंडल अपने फादर के साथ बिहेव कर रही है। तो ये एल्बनी है, सॉरी ये आपका ग्लॉस्टर है, बरगंडी है, कॉर्नवॉल है, या फिर एल्बनी है। तो देखिए इसका जो विरोध करता है वो एल्बनी करता है, ठीक है, एल्बनी। यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। हु कट्स एडमंड्स आर्म। एडमंड की जो आर्म है उनको कौन कट करता है, एडगर, ग्लॉस्टर, एल्बनी या फिर एडमंड हिमसेल्फ। तो देखिए डी ऑप्शन है, जो एडमंड है वो खुद ही अपनी जो आर्म है उनको कट करता है। तो यहाँ इससे आगे तब जाइएगा गाइज, आधा वीडियो हो चुका है। लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज़ गाइज, रिक्वेस्ट है लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद आप आगे जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हु डज रीगन से मस्ट हैव गिवन एडगर द आइडिया टू किल ग्लॉस्टर। हु डज रीगन से मस्ट हैव, मतलब रीगन किसको कहती है कि किसके कहने पर जो है एडगर को किसने ये आइडिया दिया होगा अपने ग्लॉस्टर, अपने फादर को मारने का। तो देखिए यहाँ जो बात होगी वो है यहाँ पे हु, यस, तो ये हो जाएगा लियर्स नाइट्स, है ना। उसका इशारा कहाँ रहता है, लियर्स के नाइट्स की तरफ को। हाउ डू कॉर्नवॉल एंड रीगन पनिश कैंट। जो कैंट रहता है उसको कैसे पनिश करते हैं, जो कॉर्नवेल है और रीगन है ये कैसे पनिश करते हैं इनको। कॉर्नवॉल कौन होता है, इसका हस्बैंड होता है रीगन का, है ना। तो रीगन और कॉर्नवॉल मिल करके जो ये कैंट होता है इसको कैसे पनिश करते हैं, तो वो गाइस दे पुट हिम इन द स्टॉक्स, ठीक है, दे पुट हिम इन द स्टॉक्स, यानी कि बी। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले कौन सबसे पहले लिखना स्टार्ट करता है। देखिए विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो पीजी वुडहाउस हैं, ये पूरा नाम इनका। अच्छा इसमें जो है आपका विलियम शेक्सपियर होगा, क्योंकि बिकॉज सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ था, तो सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है भाई, 23 अप्रैल और 1564 में इनका जो है पैदा हुए थे ये, तो यही है हमारे पास में, ठीक है। तो इन्हीं का जो है सबसे पहले रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। इनमें से कौन सी ब्रिटिश सिटीजन नहीं है। देखिए जॉन मिल्टन है यहाँ पर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, इन तीनों को आप जानते हो, ABC तीनों ही हमारे कौन है, ब्रिटिश हैं। बल्कि जो कैथरीन फ्रैंक है ये अमेरिकन है, ठीक है, ये ब्रिटिश नहीं है, ये क्या है, अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन है ये। और पैदा कब हुई थी, 1968 में, और डेथ मुझे इनकी याद नहीं आ रही फिलहाल, 1968 में पैदा हुई थी। शेक्सपियर सोनेट्स 1 से लेके 126 तक जो थी वो जनरली शो अ रीनेशन ऑफ, किस चीज़ को दिखाती हैं, रीनेशन दिखाती हैं किस चीज़ के लिए। तो यहाँ ऑप्शन है जनरल फिलॉसफी ऑफ लाइफ, ड्रामेटिक इंटरचेंज, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रोन, या फिर ड्रामेटिक आर्ग्यूमेंट विद अ डार्क लेडी। तो आपको पता है कि ये जो है मिस्टर WH को ये डेडिकेट की गई थी, तो पैट्रोन अपने पैट्रोन को इन्होंने डेडिकेट करी थी। तो सी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, 1 से लेके 126 तक इन्होंने इन्हीं को की थी, है ना। और 26 जो थी वो डार्क लेडी को करी थी। इससे आगे की जो 26 थी वो डार्क लेडी को, और जो 153 और 154 थी ना, ठीक है, इसकी बात करूँ मैं डार्क लेडी की, तो ये हो जाएगा आपका 126 से आगे की जो 26 थी वो। और अगर मैं बात करूँ 153 और 1, क्योंकि टोटल कितनी थी, 154 सोनेट थी, और 154 इन्होंने किसको लिखी थी भाई, किसको डेडिकेट करी थी, लव गॉड क्यूपिड को। और एक 50 और 51 ये दोनों जो है ना घोड़े की पीठ पे बैठ के लिखी थी, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, किस टाइम पीरियड में आया था। तो मेरा आइडिया कुछ ऐसा है कि 1601 से लेके 1604 तक को जो है इसको लिखा गया था जूलियस सीजर को। तो उस टाइम पे क्या चल रहा था गाइस, देखिए उससे पहले हिस्ट्री आई थी, आप जानते हैं, उससे पहले हिस्ट्रीज वगैरह आई थी 1600 से पहले ज़्यादातर, और फिर 1600 से लेके 6-7 तक इनकी जो है ट्रेजेडी आई थी सारी की सारी। तो उसी टाइम पीरियड में ये भी था। तो कौन सा होगा आपका, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
Why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry? वर्ड्सवर्थ ऐसा क्यों कहते हैं कि जो रस्टिक लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज रहती है, उनकी वो सुटेबल रहते हैं पोएट्री के लिए। क्यों रहते हैं वो पोएट्री के लिए सुटेबल? तो ऐसा 6 पे क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर क्लोज टू नेचर, बिकॉज वो नेचर के बहुत नज़दीक रहते हैं। बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम वैनिटी और आर्टिफिशियलिटी, बनावट नहीं होती उनके अंदर, बिल्कुल वो क्लियर रहते हैं। तो बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ देम, तो दोनों ही हो जाएंगे इसमें। बोथ एंड भी ऑप्शन करेक्ट हैं। वो नज़दीक भी रहते हैं नेचर के, और दूसरी चीज़ वो आर्टिफिशियलिटी उनकी लाइफ में ज़्यादा नहीं होती है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। हु सेड डिलाइट इज़ द चीफ इफ़ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी? तो ये लाइन किसकी है? किसने कहा है? ड्राइडन, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। किसकी लाइन है ये? तो ये आपकी ड्राइडन की है, ठीक है, जॉन ड्राइडन की लाइन है ये। डिलाइट इज़ द चीफ इफ़ नॉट ओनली एंड ऑफ पोएजी। Who wrote the work A Note on the Verse? आई होप गाइज आप बिल्कुल कुछ नया सीख रहे होंगे। मुझे हर वीडियो में यही लगता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। चाहे आप मेरी सारी वीडियोस देख डालिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें, है ना। रिपीटेड नहीं होती ज़्यादा चीज़ें, और उसकी रिपीटेड भी होंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये सब चीज़ करा दूँ एक बार, फिर हम रिपीट भी करेंगे सारी चीज़ों को दोबारा से, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा हु रोट द वर्क अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की प्रेज में, प्रशंसा में इन्होंने वर्क लिखा है अ नोट ऑन द वर्स ऑफ जॉन मिल्टन, लेकिन लिखा किसने है? तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? टी.एस. एलियट ने गाइस, ठीक है, टी.एस. एलियट ने ये लिखा है। अ फॉर्म ऑफ सेटायर that adapts the elevated heroic style of the classical epic form to a trivial है ये ट्रिवियल, एल और लगा लीजिए आप यहाँ पर, ये ट्रिवियल सब्जेक्ट है ना, किसी तुच्छ सब्जेक्ट पर, है ना। एक एपिक की तरह जब ये रहती है, एक एपिक की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, राइट गाइज। और इसमें जो है ये अडेप्ट करती है ना, एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल को अडेप्ट करती है, ये जो क्लासिकल एपिक होती थी हमारी उनके स्टाइल को, है ना, की नकल रहती है। तो टू अ ट्रिवियल सब्जेक्ट, लेकिन जो टॉपिक होता है वो बहुत ही तुच्छ होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो मोक एपिक कहते हैं, है ना। आप जानते हैं इसको, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने दिया है, शायद कल भी दिया है एक दो इसके ऊपर, तो वही है। हु पॉपुलराइज द इंग्लिश वर्स फॉर्म? एक इंग्लिश वर्ब फॉर्म है गाइज, हुडी ब्रेस्टिक, है ना, हुडी ब्रेस्टिक नाम से एक मतलब वर्स फॉर्म है। तो राइटिंग अ वर्क, ये अपने एक वर्क को एंटाइटल्ड करते हुए इन्होंने इस हुडी ब्रास्टिक नाम की वर्स को जो है पॉपुलर किया है। तो किस वर्क में? हुडी ब्रास में, है ना, जो कि पब्लिश हुआ था, पब्लिश इन पार्ट्स में पब्लिश हुआ है ये 1663 से लेकर 1678 तक। तो ये जॉन ड्राइडन का है, डॉक्टर जॉनसन का है, और अलेक्जेंडर पोप या फिर सैमुअल बटलर। तो ये होगा आपका सैमुअल बटलर, ठीक है। किसका वर्क है गाइज? डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। फेमिनाइन राइम किसको कहते हैं? RHY भी तो होना चाहिए था भाई इसमें, वाई, ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, फेमिनाइन राइम एंड्स ऑन, किस पे एंड होती है? क्या स्ट्रेस्ड सिलेबल पे, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पे, फ्री वर्ड्स या फिर नो सिलेबल? देखिए, जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पे एंड होता है, अनस्ट्रेस्ड पे, उसको हम फेमिनाइन राइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिलाइंड बेलिंडा होगा ये बेलिंडा होना चाहिए, ये ए होना चाहिए गाइस यहाँ पर, सॉरी टाइपो है। अच्छा, बेलिंडा और लॉर्ड बरोन जो हैं आर द कैरेक्टर्स में दो, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द स्मोक, द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस या फिर रेप ऑफ हेलन। तो ये रेप ऑफ द लॉक में है, ठीक है, ये ऑप्शन है, जो कि पॉप की है, अलेक्जेंडर पोप, जानते हैं आप। और कब आई थी ये गाइज? ये आपकी 1712 में आई थी, ठीक है, 1712 में ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक मैड डॉग के ऊपर एलिजी लिखी है। एलिजी आप जानते हो कि किसी की डेथ पे लिखी जाती है, किसी डेड पर्सन के ऊपर लिखी जाती है। तो ये एलिजी है एक किस पे? मैड डॉग पर, है ना। इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है इसको? प्यारी सी लाइन है गाइस, ठीक है, प्यारी सी एलिजी है, एक मैड डॉग पे लिखी गई है, तो थोड़ी सी अलग है, और ये WH ऑर्डन की है, ठीक है। हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन गाइस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, 30 क्वेश्चन, इसका जवाब आप देंगे, मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, और वेट करूँगी मैं, बिल्कुल हर बच्चा जो देख रहा है वो आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हु हैज़ रिटन एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ WB? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, आपको इसका पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए आपसे ना। TS एलियट होंगे इसमें, WH ऑर्डन है, फिलिप लार्किन और WB येट्स, ठीक है। अच्छे से गाइज मुझे इसका चाहिए आंसर आपसे,
चलिए मैं वेट करूँगी और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस। एक सेकंड, मैंने एक आंसर गलत दे दिया गाइस, एक सेकंड रुके आप, है ना। मुझे लग रहा है कि मैंने ये, अच्छा मैंने एक क्या बताया आपको, इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको, ये 29 में तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ होना चाहिए ना। मैं पता नहीं ऑप्शन देख नहीं रही हूँ, खुद ही बोले जा रही हूँ, है ना। ये हो जाएगा आपका ओलिवर गोल्ड स्मिथ, है ना। ओलिवर गोल्ड स्मिथ आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, राइट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। सॉरी गाइज इसके लिए, इंटरप्शन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।